नमस्कार। मैं प्रोफेसर अरुण कुमार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्याख्यानमाला 2020 केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश की ओर से इस व्याख्यान से जुड़े हुए सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हमारे बीच इस व्याख्यानमाला में हैं माननीय प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज जी। प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज जी देश के प्रख्यात चिंतक वैचारिक हैं और वो वर्तमान समय में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में कुलपति हैं। मैं हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति श्री कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी की ओर से और सभी विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और इस व्याख्यानमाला में समय देने के लिए मैं माननीय प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मित्रों, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आज हम सब लोग वेबिनार के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के दीनदयाल उपाध्याय चेयर सेंटर द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया है। हम सब लोग उस प्रयोजन से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। माननीय कुलपति प्रोफेसर कुलदीप अग्निहोत्री जी तथा दीनदयाल उपाध्याय चेयर के प्रोफेसर अरुण कुमार जी और इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी सुधी महानुभावों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हम एक ऐसे परिवेश में मिल रहे हैं जिसे हम कह सकते हैं न भूतो न भविष्यति। मानव जाति ने ऐसा संक्रमण, ऐसा विपरीत काल कभी देखा नहीं और ना भविष्य में ऐसी संभावना है, होनी चाहिए कि कभी हम इस प्रकार के दौर से गुजरें। कोरोना महामारी जो विश्व की अभी तक की सबसे बड़ी महामारी उभर कर सामने आई है, जिसमें दुनिया के 122 देशों में लगभग 5 लाख व्यक्तियों को अपने संक्रमण से ग्रसित किया है। 2,25,000 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग 2 लाख के करीब इसमें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किए। किसी युग में मृत्यु का इतना बड़ा तांडव हमें देखने को नहीं मिला। आज हमारा जीवन कोरोना सेंट्रिक हो गया है। विश्व में छोटे बच्चे से लेकर के वृद्ध तक सभी लोग कोरोना महामारी की चर्चा कर रहे हैं। कोई उससे ग्रसित हो रहे हैं, कोई उससे अपने बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं। कोई दवाई इसकी बनी नहीं, सिर्फ 2 गज की दूरी, हाथों की सफाई और संयमित जीवन इसकी सबसे बड़ी दवाई है। आज निश्चित तौर पर हम यदि देखें तो व्यक्ति अपने आप में इतना लाचार, थका हुआ महसूस कर रहा है
कि दुनिया के वे देश जो पूरी दुनिया पर अपना एकाधिकार साम्राज्य स्थापित किए हुए थे और उनकी लालसा पूरे विश्व में अपना सर्वोच्च स्थापित करने की थी, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से, और विभिन्न प्रकार के जितने भी संसाधन हैं उनसे संपन्न व्यक्ति और राष्ट्र आज निरीह और लाचार हैं। हमारा जीवन इतना बदल गया है, इस संक्रमण ने हमारे मन को, हमारे जीवन को इतना दुखित किया हुआ है कि चारों ओर हाहाकार है, चीत्कार है, रुदन है, भयावह वातावरण है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कभी बंद नहीं हुए, वो सब बंद हैं। सामाजिक मेल मिलाप, जन्म से मृत्यु तक होने वाले अनेक संस्कारों में लोगों की उपस्थिति लोगों को खटकने लगी है। कौन न जाने किस रूप में उसकी मृत्यु का काल बन जाए। घर के परिवार के लोगों के बीच में भी हम अपने आप को संकुचित, कुंठित और दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं। यह दशा हुई क्यों? हमने यह भी विचार करना चाहिए कि आज हम विश्व के इतने आधुनिक युग में रह रहे हैं, सब कुछ हमने अपनी मुट्ठियों में बांधने की कोशिश करी, तो आज हमारी ये दशा कैसे हुई? हम क्यों नहीं एक अदृश्य वायरस के ऊपर अपनी विजय प्राप्त कर पाए? वैक्सीन बनेगी, दवाइयाँ बनेंगी, लेकिन तब तक यह महामारी का भूचाल आया है, हमें इसके साथ रहना सीखना होगा। निश्चित तौर पर लव टू लिव विथ कोरोना, कोरोना के साथ जीवन जीने का प्रण लेना होगा। और आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोरोना, हमें वो कला सीखनी पड़ेगी जिससे हम कोरोना के साथ अपने जीवन को यापन कर सकें। कहते हैं कि व्यक्ति को आइसोलेट रहना चाहिए, संपर्क में नहीं आना चाहिए, सामाजिक दूरी रखनी चाहिए, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एसोसिएशन ऑफ थॉट्स, एसोसिएशन ऑफ आइडियोलॉजी, एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, इनसे मनुष्य पृथक नहीं हो सकता। अब वो जमाना नहीं है कि किसी के साथ घृणा की जाए, नफरत की जाए, लेकिन फिर भी इतने संकट के दौर में भी विश्व की जो व्यवस्था है उसमें पुराने यंत्रों से बजने वाले राग अभी थमे नहीं है। मेरा जो विषय जो निर्धारित हुआ है वह है कि कोरोना के बाद हमारे विश्व की व्यवस्था कैसी होगी। सामान्यतः हम यदि विचार करें तो विश्व व्यवस्था के अंतर्गत हमें कुछ 4-5 प्रकार के मॉडल देखने को मिलते हैं जो इस व्यवस्था की भरपाई करना चाहते हैं। समाजशास्त्रियों का मानना है, राजनीति विज्ञान के विद्वानों का कहना है कि वर्तमान में जो विश्व व्यवस्था है वह व्यवस्था अब नहीं रहेगी। एक समय था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब शक्तियों का संचय और शक्तियों का प्रयोग यह ही हमारी दिनचर्या थी राष्ट्रों की।
राष्ट्र शक्ति के अर्जन में लगे रहते थे और उसका प्रयोग करते थे, अपना वर्चस्व और अधिकार स्थापित करते थे। इस दृष्टि से हम यदि देखें तो अनेक सैनिक संगठन बने, कूटनीतिक समझौते हुए, व्यापारिक समझौते हुए। विशेष तौर पर पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बट गई। नाटो, सीटो, सेंटो, वार्शा, बगदाद पैक्ट, इन सब ने विश्व में बेहद तबाही मचाई, लेकिन इसमें शत्रु आइडेंटिफाइड था और उसको परास्त करने के तरीके भी राष्ट्र जानते थे। कहीं आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, कहीं कूटनीतिक संबंध खत्म कर लिए, कहीं आर्थिक मदद देना बंद कर दी, कहीं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को रोक लिया, कहीं राष्ट्रों ने मिलकर के क्षेत्रीय संगठन बना लिए, विश्व के संगठनों से अपनी जो भागीदारी है उससे अपने आप को विड्रॉ कर लिया, कभी सदस्य बन गए। इस प्रकार की एक व्यवस्था वर्तमान में संचालित थी और अब जहां पूरी दुनिया मानवता को बचाने के लिए लगी हुई है, वहां कुछ राष्ट्र ऐसे भी हैं आज भी जो प्रतिस्पर्धा, द्वेष की कूटनीति, हिंसा, घृणा और उपेक्षा की कूटनीति, द्वेष, हिंसा, उपेक्षा, घृणा और उपहास पर आधारित संगठनों को बनाने में लगे हुए हैं और धीरे धीरे ऐसे नए गठबंधन इजाद कर रहे हैं जो विश्व की व्यवस्था के लिए फिर से घातक हो सकते हैं। अमेरिका को हम यदि देखें तो उसकी छटपटाहट आज जितनी है उतनी दुनिया के अन्य किसी देश की नहीं है, क्योंकि लगभग 1 लाख के करीब व्यक्ति वहां मरा है। वुहान लैब से निकला हुआ वायरस पूरी दुनिया में तांडव कर रहा है, लेकिन वुहान लैब बनाई किसने? फ्रांस की लैब और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने मिलकर चीन में वैज्ञानिकों के साथ में प्रयोग किए। चीन ने वुहान लैब में पैसा लगाया, वहां एक्सपेरिमेंट होते थे, उसको चीन, अमेरिका ऑब्जर्व करता था। और आज जब स्थिति बिगड़ी है तो कोई इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि यह हमारी त्रुटि के कारण हुआ। परमाणु बम, हथियार, मिसाइल्स अपनी जगह हैं, लेकिन ये जो केमिकल वारफेयर है, केमिकल वायरस है, वायरल वारफेयर है, इसने तो दुनिया का नक्शा ही बदलने की ठान ली है। अमेरिका में आज भी प्रतिस्पर्धा का दौर है। चीन इतना होने के बावजूद भी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि वो अपनी विस्तारवादी नीति को छोड़ेगा। आर्थिक तंगी में गुजर रहे राष्ट्रों को आर्थिक मदद देकर, उनके साथ में समझौते कर कर, वहां की जमीनों को हड़प के अपने हितों के अनुरूप उन राष्ट्रों को ढाल के अपने लिए एक साम्राज्य खड़ा कर रहा है, विस्तार बना रहा है। एकाधिकारवादी होने का उसका स्वप्न आज फिर जागृत हुआ है और कहीं कहीं पढ़ने पर ऐसा लगता है कि चीन आज इस बात के लिए भी तैयार हुआ है कि वो कोरोना वायरस का टीका बनाएगा और मानवता के हित में काम करेगा। 100 बिल्ली खाने के बाद हज करना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बहुत पुराना हथकंडा है। शायद ही अब कोई राजनीतिज्ञ इस पर विश्वास करेगा। इस भयावह वातावरण में
पूरा यूरोपियन यूनियन आज एक दूसरी दृष्टि से अपने आप को बेचैन महसूस समझ रहा है। अमेरिका और यूरोप में जितने लोग मरे हैं और पूरी दुनिया में जितने लोग कोरोना वायरस से मरे हैं, अमेरिका का और यूरोप का जो हिस्सा है उसमें लगभग 36-37% है। हम कल्पना कर सकते हैं, पूरी दुनिया एक तरफ, अमेरिका और यूरोप एक तरफ। ऐसी दृष्टि से हम यदि देखें, इस परिस्थिति में हम सभी राष्ट्र एक ऐसे नए विश्व का सृजन करना चाहते हैं। खास करके एशियन कॉन्टिनेंट के राष्ट्र इस बात का सृजन करना चाहते हैं, कुछ राष्ट्रों को छोड़ दें हम एशिया में, जो इस भयावह से अपने आप को मुक्ति चाहते हैं। ऐसे ही एक प्रकार का मॉडल हमें दृष्टिगोचर होता है, वो यह, अभी 2-3 मॉडल की मैंने चर्चा की। एक अमेरिका मॉडल है, एक मॉडल डेवलप हो रहा है चीन के विरोध करने का। दुनिया के 122 राष्ट्रों ने सामूहिक रूप से इस बात का संकल्प लिया है कि वो चीन का विरोध करेंगे। चीन ने जिन कारणों से अपने आप को शक्तिशाली बनाया है, उन कारणों को हम ध्वस्त करेंगे। चीन के साथ व्यापार करने में और चीन में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य देशों की काम कर रही हैं, उनमें जो शंका और भय का वातावरण निर्मित हुआ है, उसके कारण वे राष्ट्र अब चीन के साथ किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करना चाहते, विशेष तौर पर व्यापारिक सहयोग नहीं चाहते। इसी दृष्टि से हम यदि देखें तो कुछ पर्यावरण प्रेमी लोग हैं, और निश्चित तौर पर गंगा का पानी साफ हो गया, हिमालय की चोटियां दिखने लगी, सड़कों पर पशु पक्षी विचरण करने लगे, बगीचों में चिड़ियां चहकने लगी, पर्यावरण शुद्ध होने लगा। लोगों का कहना है कि ऐसे पर्यावरण पर, ऐसी कल्पना पर आधारित कोई एक ऐसा मॉडल बने। यह कल्पना की जा रही है कि नया जो हमारा मॉडल होगा वह नीत्सेवादी मॉडल न होकर के महर्षि अरविंद का मानववादी मॉडल, अति मानववादी मॉडल होगा। नीत्से दूसरों को कष्ट देकर, दूसरों को परेशान करके उसमें जिस खुशी का एहसास करता था, जर्मन के यातना शिविरों की हमें जो याद आ रही है, वो उस नीत्से मॉडल की वजह से। लगभग ऐसे ही पद चिन्ह हमें कोरोना वायरस के नजर आते हैं। पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही है और चीन इस त्राही त्राही में भी अपने आप को व्यवस्थित करने में लगा हुआ है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि वुहान से पीकिंग और शंघाई तक कोरोना का कहर नहीं हुआ, और 8-8, 10-10 हजार किलोमीटर दूर यूरोप और अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा में जाकर के दुनिया के राष्ट्र त्राही त्राही कर रहे हैं? ये कैसे संभव है? कौन इसे सहज रूप से स्वीकार करेगा? इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा मॉडल निर्मित होना चाहिए जो हमें व्यक्तिगत संकीर्णताओं से, नेतृत्व की संकीर्णताओं से और राष्ट्र की संकीर्णताओं से निकाले और मानवीय मूल्यों पर आधारित नैतिक दृष्टि से जीवन जीने तक के लिए हमें एक व्यवस्था दे। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की स्थापना हो, उसका कड़ाई से पालन हो और उन अंतर्राष्ट्रीय नैतिक नियमों को न मानने वालों पर कठोर कार्रवाई हो, दंडात्मक कार्रवाई हो।
इस दृष्टि से हमने विचार किया है। हम जो चर्चा कर रहे थे वो इस बात को लेकर के कर रहे थे कि विश्व व्यवस्था में एक अधिकारवादी और पूंजीवादी व्यवस्थाओं के स्वरूप हम देख चुके हैं, जहां प्रतिस्पर्धा, हिंसा, द्वंद्व और तनाव के प्रयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहा। राष्ट्र अपने अपने पास जो ताकत है उसका भय दिखा करके दूसरे राष्ट्रों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करता है। तकनीकी क्षमता, सामरिक शक्ति, परमाणु शक्ति और विभिन्न अनुसंधान, जिनसे मानव का विकास की दिशा में भी काम हुआ, लेकिन इन्होंने जो विध्वंसकारी बैंक बना रखे, कहते हैं कि कोरोना जैसे 1500 बैंक चीन की उस लैब में स्थापित हैं, स्थिर है, रखे हुए हैं, जहां से कोरोना फैला। ऐसे ही परमाणु हथियारों के जखीरे का बैंक है। ये जब चलेंगे या इनका जब इस्तेमाल होगा तो मानवता और मानव सभ्यता का क्या होगा? सब लोग असंतुष्ट और असंतुलित हैं। दुनिया के राष्ट्रों में परस्पर संतुलन नहीं है। समाजशास्त्री और राजनीति विज्ञान के विद्वान यह मानकर चलते हैं कि जो असंतुलन है वही नए प्रकार का संतुलन होगा। निर्भरता की हमारी जो नीति है, द पॉलिसी ऑफ डिपेंडेंसी, जिसमें सभी राष्ट्र, विश्व के विकसित राष्ट्र, अमेरिका, फ्रांस, जापान जैसे राष्ट्र बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर हो गए थे, वह निर्भरता धीरे धीरे शिथिल पड़ेगी। एकाधिकार, विस्तारवाद, साम्राज्यवाद, इनके मॉडल ये मानक के रूप में हम देख चुके हैं। अब तो एक नया एरा, एक नया युग, एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, एवरी नेशन फॉर हिमसेल्फ, व्यक्ति अपने लिए, व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए और राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के लिए, आत्मनिर्भरता का ये मॉडल नया बनने लगा है। यह जो इक्विलिब्रियम स्थापित होगा, इसमें विशेष तौर पर चीन पर जो निर्भरता है दुनिया के देशों की, वह समाप्त होगी। स्वदेशी मॉडल विकसित होगा। सार्वजनिक हित, व्यक्तिगत हित अर्थात मानवता के हित, ये प्रमुख होंगे। वनस्पत राष्ट्रों के शक्ति संघर्ष और शक्ति संतुलन के जो हित हैं उनकी अपेक्षा, क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि परमाणु हथियारों की अपेक्षा रासायनिक हथियार ज्यादा खतरनाक है। कुछ राष्ट्रों ने बनाए हैं। कोरोना वायरस भी एक प्रकार से मानव निर्मित वायरस है। यह जो एक थ्योरी दी गई थी कि चमगादड़ से पेंगुइन, पेंगुइन से मीट मार्केट में आया, मीट मार्केट को मनुष्यों ने खाया और वो संक्रमित हुए, यह सिद्धांत धूमिल होता जा रहा है। और अब
चीन भी इस बात को दमी जबान से स्वीकार करने लगा है कि ये जो वायरस निकला है यह वुहान की लैब से ही निकला है, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले जो समाचार निकले थे उनमें यह स्पष्ट था कि सितंबर अक्टूबर के महीने में चीन ने स्वयं वायरोलॉजिकल लैब से कोरोना संक्रमण के प्रारंभिक वायरस को नष्ट कर दिया। अब ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार की कल्पना राष्ट्रों से कर सकते हैं? इसलिए एग्जिट चाइना पॉलिसी और आइसोलेशन फ्रॉम चाइना, ये 2 प्रकार के मॉडल जिसमें यूरोप के और पूरे विश्व के लगभग 122 राष्ट्र शामिल हैं, वो इस पर मंत्रणा कर रहे हैं। विश्व राजनीति में चीन का विरोध घातक भी है, फायदेमंद भी है। हम घातक की चर्चा नहीं करेंगे, हम उस फायदे की चर्चा करेंगे और हम भारतीय दृष्टि से चर्चा करेंगे। हम ये पाते हैं कि अब भारत ने जो एक विश्व के संचालन के लिए मॉडल दिया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसे हम आत्मनिर्भर और स्वाभिमान मॉडल के रूप में जानते हैं, परिभाषित किया जा सकता है। उस पर बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात रखूंगा और फिर आप लोगों से पुनः चर्चा करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जो मॉडल प्रस्तुत किया वह किसी राष्ट्र की किसी राष्ट्र से बुराई पर आधारित नहीं है। तनाव, प्रतिस्पर्धा और शक्ति संचय पर भी आधारित नहीं है। उन्होंने 2 प्रकार की दृष्टियों से इस विषय को रखा। पहला मनोवैज्ञानिक दृष्टि से और दूसरा यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टि से। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रखने का प्रमुख कारण यह है कि व्यक्ति का मन, व्यक्ति का आत्मबल, व्यक्ति का धैर्य टूटता जा रहा है। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसके परिवार के लोग जब मृत्यु शैया पर होंगे तो वो उन्हें देख भी नहीं सकता, उनके जनाजे में जा नहीं सकता, उन्हें दफना नहीं सकता, उन्हें जला नहीं सकता। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आदमी के, मनुष्य के और राष्ट्र के मनोबल को कैसे बनाया जाए, ऊंचा उठाया जाए, उसको कैसे चरितार्थ किया जाए, यह दृष्टि मोदी जी ने मोदी मॉडल में हमें देखने को मिलती है। और जब इस मॉडल का आधार सर्वे भवन्तु सुखिनः है, सभी राष्ट्र जब इस विचार से, इस मनोयोग से, इस भावना से काम करेंगे कि उन्हें सबका सुख करना है, सबका हित करना है, तो कोई किसी का अहित नहीं करेगा। यद्यपि यह बड़ी आदर्श अवस्था है, लेकिन जो मॉडल और मानक होते हैं उन पर चलकर ही आदर्श स्थापित होते हैं। उन्होंने कहा
कि यह समय संकट का समय है। इसमें एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर आक्षेप और आरोप लगाने की अपेक्षा परस्पर मिलकर कोरोना से संघर्ष करें और कोरोना के बाद के विश्व में अपनी अपनी भूमिका को निर्धारित करें। न तो स्वयं दुखी हो, न दूसरे को दुखी करें, न दूसरे के दुख में स्वयं को सुख का अनुभव करें, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम है, पूरा विश्व अपना परिवार है, कुटुंब है। यह दृष्टि मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने हम सब लोगों को दी। परस्पर सौहार्द कैसे विकसित हो, परमाणु हथियारों की शक्ति, रासायनिक हथियारों की शक्ति, इससे भी बड़ी शक्ति है व्यक्ति के, इससे भी बड़ी शक्ति है व्यक्ति का आत्मविश्वास और धैर्य को बनाए रखने की शक्ति। मनोवैज्ञानिक ढांचे के बाद मोदी ने एक व्यवहारिक चिंतन दिया। और वह दृष्टि भारतीय परंपराओं और संस्कारों के अनुरूप दिखी और पूरे विश्व को उन्होंने इस बात के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और सहयोग हमें इस मार्ग से मुक्ति दिला सकता है, इस संकट से मुक्ति दिला सकता है। इस दिशा में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े प्रयास किए। दक्षेश देशों की बैठक की, कोरोना फंड का गठन किया, G8 के राष्ट्रों के साथ में मंत्रणा की, दुनिया के लगभग 123 देशों को हमने मेडिकल किट्स और सप्लाई की, लगभग 59 कूटनिरपेक्ष देशों को मदद की, 55 देशों को क्लोरोक्विन की दवा भेजी, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ओमान, UAE, नीदरलैंड, अन्य जो देश थे उनको हमने औषधि की मदद की। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने तो यहां तक कहा कि नरेंद्र मोदी हनुमान है जिन्होंने हमारे लिए संजीवनी लाई। पड़ोसी राष्ट्रों की मदद करने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया। अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका आदि देशों से लोगों को बुलाया और उन राष्ट्रों को जो मदद की है वह निश्चित तौर पर हमारे लिए एक नया दिशाबोध और जीवन दृष्टि देता है। अंत में ये कहा जा सकता है कि भारत का जो मॉडल है, जिसे मोदी मॉडल के नाम से पूरी दुनिया जानती है, आज सब लोग उस मॉडल की तारीफ कर रहे हैं।
दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है और ऐसा कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है जिसने मोदी के विचारों से प्रेरणा लेकर के अपने यहाँ इस प्रकार के अनुप्रयोग नहीं किए। जब से पता लगा कि यह कोरोना महामारी है, उसी दिन से अनवरत रूप से भारतवंशियों को बचाने के लिए, भारतीयों को अच्छी सुरक्षा और मेडिकल फैसिलिटीज देने के लिए उनके प्रयास सराहनीय रहे। लॉकडाउन किया, आइसोलेशन में व्यक्तियों को रखा, क्वारंटाइन किया और फिर उसके बाद धीरे धीरे बाजार खोला। यूरोपीय राष्ट्र, विशेष तौर पर अमेरिका, जो इस मॉडल को लेकर के गमन करता था कि इकोनॉमी फर्स्ट, लाइफ इज देन सेकंड, मोदी ने कहा नहीं, जान है तो जहान है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा व्यापक स्तर पर मॉडल बन सकता है। जिंदगी है तो संसार है। फिर उन्होंने कहा कि जिंदगी जीने के लिए संसार भी चाहिए और संसार में जो भौतिक उपलब्धता है वह भी चाहिए। जान भी चाहिए, जहान भी चाहिए, उन्नति भी चाहिए, तरक्की भी चाहिए, लेकिन इस सब में मानवता का जो तत्व है वो निहित होना चाहिए। और इस दृष्टि से हम यदि विचार करें तो हम पाते हैं कि यह जो विश्व व्यवस्था कोविड-19 के बाद बनेगी वह हमें एक नई दिशा, नई दृष्टि देगी। और फिर मैं इस बात को रेखांकित करना चाहूँगा कि मानव को अपनी मनोवृत्ति और जीवन शैली बदलना होगा। जीवन शैली में अति आधुनिकता, अति भौतिकता और मनोवृत्ति में अति स्वार्थी भाव जब तक नहीं बदलेगा, हमारी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कोई भी मॉडल सफल नहीं होगा। यह कोई और नहीं करेगा, यह हमारे द्वारा ही संपादित किया जाएगा। मैं इस आयोजन के लिए विशेष तौर पर विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति जी को अपनी ओर से आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मेरी अपनी बात कहने के लिए, रखने के लिए अपने विश्वविद्यालय में फेसबुक के माध्यम से आमंत्रित किया। मैं उनका इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ।